ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़िकोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ़े बारियाबी बख्शा है। ज़िकोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था, लेकिन नाजी पहले रोज ही से उसे अपने साथ रखने लगा था। उसे जरा सी देर के लिए भी अपने उस हरम में नहीं जाने दिया था जहां उसकी दिलपसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थीं। ज़िकोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मॉम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बहुत बड़े तखरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रक़ासाएं ये देखकर जल बुन गई थीं कि ज़िकोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की दोनों लड़कियां ज़िकोई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थीं। अब उन्होंने देखा कि ज़िकोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खेमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गई। उसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के दो ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो इसे सोते में कत्ल कराए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़िकोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। इन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम इकराम देती रहती थीं। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने इस मुलाजिमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। ये मुलाजिमा बड़ी खरांट और मंजी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार की रिहाइशगाह में जाकर ज़िकोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, इसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़िकोई की नक्लो हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका जल्द निकल आए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर मौका न निकला तो हशीशैन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने इसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। उधर नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़िकोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब मुझे उसके पास जाने दें, ज़िकोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, ताजी ने गरज कर कहा। वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा कि अदरश को बुला लाए। उसका हमराज और नायब अदरश आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। अदरश के साथ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों इसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने उदरश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई की सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। उदरश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बई खान नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? उदरश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इक़दाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और इस फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ, मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़िकोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़िकोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों को मदगम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानतदारी से ताउन कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मदगम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मदगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी। उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बारबरदारी का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने ये रिपोर्टें सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दी।
अयूबी ने इससे कहा कि लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, उन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वह नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया। उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। उससे अगली रात का वाक़या है। रात अभी अभी तारीख हुई थी। ज़िकोई अपने कमरे में थी। नाजी अदरश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर चिरागों की रोशनी में उसे 2 घोड़ा सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजिर नहीं। इतने में अदरश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए। अदरश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। अदरश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उनसे कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चगे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक खंजर था। अदरश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। ज़िकोई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दो। ज़िकोई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में अदरश से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ, तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने ज़िकोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थीं। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाजें धीमी थीं। उसे कोई बात समझ न आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना, जान पर खेल जाना। जो भी रास्ते में हायल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है। 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। समत याद कर लो, शिमाल मशरक। दोनों आदमी बाहर निकले। ज़िकोई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और अदरश भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने लगे होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने ज़िकोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल न लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, ज़िकोई ने कहा, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली। नाजी और अदरश चले गए। ज़िकोई ने चौगा पहना, कमरबंद में खंजर उड़सा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया था। हरम में दाखिल हुई तो वहां की रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा। वो पहली दफा वहां गई थी। सबने उसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुशामदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। ज़िकोई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खरांट मुलाजिमा भी वही थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़िकोई को बड़े गौर से देखा। ज़िकोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रिहाइशगाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान भी। ज़िकोई हरम से निकली तो नाजी की रिहाइशगाह की तरफ जाने की बजाय बहुत तेज तेज दूसरी समत चल पड़ी। उधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन ज़िकोई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक स्याह साया चला जा रहा था। वो कोई इंसान ही हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से स्याह भूत लगता था। ज़िकोई की रफ्तार तेज हुई तो इस भूत ने अपनी रफ्तार उससे भी तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थी। ज़िकोई उनमें रूपोश हो गई। स्याह भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहां से कोई 250-300 गज के आगे सलाहुद्दीन अयूबी की रिहाइशगाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। ज़िकोई का रुख उधर ही था। वो घनी झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाएं तरफ से स्याह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था। उसके पाँव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर ज़िकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़िकोई की चीख नहीं निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। ज़िकोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी निहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो ज़िकोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। ज़िकोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। उसके साथ ही उसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा। भूत चकरा कर गिरा। ज़िकोई ने यह नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था।
सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अय्यूबी, अली अय्यूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहां तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाजें सुनाई दी तो वो दौड़कर पहुंचा। ज़िकोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीरे मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। उसके 2 नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है और कहता है कि ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया। उसके पीछे सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़ पड़े। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तबीब और जर्राह को फौरन बुलाओ। लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने पलंग पर लिटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को न बुलाओ, लड़की ने नहीफ आवाज में कहा, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें जख्मी किसने किया है ज़िकोई? अली बिन सुफियान ने पूछा। पहले जरूरी बातें सुन लो, ज़िकोई ने कहा। शिमाल मशरिक की तरफ सवार दौड़ा दो। 2 सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चोगे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का स्याह है। वो ताजिर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की ये सूडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। उन 2 सवारों को रास्ते में पकड़ लो, तफसील उनके पास है। बोलते बोलते ज़िकोई को गशी आने लगी। 2 तबीब आ गए। उन्होंने ज़िकोई का खून बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी। उसके मुंह में दवाइयां डाली जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वो जरूरी पैगाम दे चुकी थी। उसके बाद उसने दूसरी सारी बातें सुनाई, मसलन नाजी ने अदरश के साथ क्या बातें की थी, उसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था, नाजी का गुस्सा और भाग दौड़, दोनों सवारों का आना वगैरह। फिर उसने बताया कि उसे कुछ इल्म नहीं कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजू देखकर उधर ही रिपोर्ट देने के लिए आ रही थी कि पीछे से किसी ने उसे खंजर घोंप दिया। उसने अपना खंजर निकालकर हमलावर पर हमला किया। हमलावर की चीख बताती थी कि वो कोई औरत है। उसने हमले की जगह बताई। उसी वक्त उसी जगह आदमी दौड़ा दिए गए। ज़िकोई ने कहा था कि वो जिंदा नहीं हो सकती। उसके खंजर उसके सीने और पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था। ज्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। ज़िकोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर उसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोताही तो नहीं की। आपने जो फर्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तुमने इससे ज्यादा पूरा किया है। अली बिन सुफियान ने उसे कहा, मेरे तो वहमो गुमान में भी न था कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ मुखबरी के लिए वहां भेजा था। काश मैं मुसलमान होती, ज़िकोई ने कहा। उसके आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को दे देना। उनकी माजूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रकासा बना दिया था। ज़िकोई का सर एक तरफ ढलक गया। आंखें अध खुली रहीं और होंठ इसी तरह नीमवा जैसे मुस्कुरा रही हो। तबीब ने नब्ज पर हाथ रखा और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर सर हिलाया। ज़िकोई की रूह उसके जख्मी जिस्म से आजाद हो गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये किसी भी मजहब की थी, इसे पूरे एजाज के साथ दफन किया जाए। इसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है। ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश आई है। जाकर देखा वो एक उधेड़ उम्र की औरत थी। जाय वक़ुआ से 2 खंजर मिले थे। उस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की मुलाजिमा थी जिसने इनाम के लालच में आकर ज़िकोई पर कातिलाना हमला किया था। रात को ही ज़िकोई को फौजी एजाज के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजिमा की लाश गड़ा खोद कर दफना दी गई। दोनों को खुफिया तरीके से दफनाया गया। उन्हें जब दफनाया जा रहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत आला नस्ल के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके उन्हें अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के उन आदमियों के पीछे दौड़ा दिया जो नाजी का पैगाम लेके जा रहे थे। ज़िकोई कौन थी? वो मराकश की एक रक्कासा थी। किसी को भी मालूम नहीं कि उसका मजहब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंटेलिजेंस यानी जासूसी और सुराग रसानी का सरबरा था,
उसे दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग इख्तियार करना पड़ते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे अपने साथ मिस्र लाया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि सुडानी फौज का सालार नाजी साजिशी और शैतान है। उसके अंदरूने खाना हालात मालूम करने के लिए अली बिन सुफियान ने जासूसों का जाल बिछा दिया था। उसे राज की एक बात ये मालूम हुई कि नाजी हुसन बिन सबाह के फिदाइयों की तरह मुखालिफिन को हसीन लड़कियों और हशीश से फांसता, अपना गर्विदा बनाता या मरवा देता था। अली बिन सुफियान ने तलाश बिस्यार के बाद किसी की वसातत से ज़िकोई को मराकश से हासिल किया और खुद ही बर्दा फरोश का बहरूप धार कर उसे नाजी के हाथ भेज दिया। इस लड़की में ऐसा जादू था कि नाजी इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांसने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर खुद ही इस लड़की के दाम में फंस गया। फंसा भी ऐसा कि उसके सामने वो अपने नायब सालार के साथ राज की बातें करता रहा। उसने ज़िकोई को जश्न की रात सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में भी भेज दिया और अपनी इस फतह पर बेहद मसरूर था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का उसने बुत तोड़ दिया है। अब वो इसी लड़की के हाथों इसे शराब भी पिला सकेगा और फिर इसे अपना मुरीद बना लेगा। मगर इसके फरिश्तों को भी मालूम ना हो सका कि ज़िकोई सलाहुद्दीन अय्यूबी ही की जासूसा थी। वो उसे खैमे में रिपोर्टें देती रही और सलाहुद्दीन अय्यूबी से हिदायत लेती रही थी। उसके खैमे से निकलकर ज़िकोई दूसरी तरफ चली गई थी, जहाँ उसे मुंह सर लपेटे एक आदमी मिला था। वो आदमी अली बिन सुफियान था, जिसने उसे कुछ और हिदायत दी थी। उसके बाद ज़िकोई नाजी के घर से बाहर न निकल सकी, इसलिए वो अली बिन सुफियान को कोई रिपोर्ट न दे सकी। आखिर उसे मौका मिल गया और वो ऐसी खबर लेकर वहाँ से निकली जो खुदा के सिवा किसी और को मालूम न थी। ये ज़िकोई की बदनसीबी थी कि हरम में उसके खिलाफ इसलिए साजिश हो रही थी कि उसने नाजी पर कब्जा कर लिया है। ये साजिश कामयाब हो गई और ज़िकोई कत्ल हो गई, लेकिन वो इत्तला पहुँचाने तक जिंदा रही। उसके मरने से कुछ अरसा बाद वो मुआवजा जो अली बिन सुफियान ने उसके साथ तय किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से इनाम और वो रकम जो अली बिन सुफियान ने नाजी से बर्दा फरोश के बेहस में ज़िकोई की कीमत के तौर पर वसूल की थी, मराकश में ज़िकोई के माजूर वालिदैन को अदा कर दी गई। मौत की इस रात के सितारे टूट गए और सुबह तुलू हुई तो अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ इंतहाई रफ्तार से शिमाल मशरिक की तरफ जा रहा था। आबादियां दूर पीछे रह गई थीं। उसे मालूम था कि फ्रैंक के हेडक्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। रात उन्होंने घोड़ों को थोड़ी देर आराम दिया था। ये अरबी घोड़े थके हुए भी ताजा दम लगते थे। दूर उफक पर खजूर के चंदे दरख्तों में अली को 2 घोड़े जाते नजर आए। उसने अपनी पार्टी को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए टीलों के साथ साथ हो जाने को कहा। वो सहरा का राजदान था, भटकने का अंदेशा न था। उसने रफ्तार और तेज कर दी। अगले 2 सवारों और उनकी पार्टी में कमोबेश 4 मील का फासला था। ये फासला तय हो गया, मगर घोड़े थक गए और जब खजूरों के दरख्तों तक पहुंचे तो 2 सवार 2 मील दूर की एक पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। उनके घोड़े भी शायद थक गए थे। दोनों सवार उतरे और नजरों से ओझल हो गए। वो पहाड़ों की ओट में बैठ गए हैं, अली बिन सुफियान ने कहा और रास्ता बदल दिया। फासला कम होता गया और जब फासला चंद 100 गज रह गया तो दोनों सवार ओट से सामने आए। उन्होंने घोड़ों के सरपट दौड़ने का शोर सुन लिया था। वो दौड़कर गायब हो गए। अली बिन सुफियान ने घोड़े को एड़ लगाई। थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत दिया और रफ्तार तेज कर दी। बाकी घोड़े भी तेज हो गए। पहाड़ी के अंदर गए तो दोनों सवार वहां से जा चुके थे, मगर दूर नहीं गए थे। वो शायद घबरा भी गए थे। आगे रेतली चट्टानें थीं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कभी दाएं जाते तो कभी बाएं। नादरीन, आज की किस्त में इतना ही। हमारी नई वीडियोस से बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।